हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम से, है ना। तो अपना चैप्टर चल रहा था विलियन वाला, और उस विलियन चैप्टर में अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था प्रासरण दाब। और अब प्रासरण दाब क्या होता है वो सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। प्रासरण दाब का क्वेश्चन भी क्या था, प्रासरण दाब का डेरिवेशन भी क्या था। अब आता है कि इस प्रासरण दाब के आधार पर है ना विलियन कितने प्रकार का होता है, कि प्रासरण दाब के आधार पर अपन विलियन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो प्रासरण दाब के आधार पर विलियन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है समपरासरी विलियन, एक होता है अतिपरासरी विलियन, और एक होता है अल्पपरासरी विलियन। अब देखो बच्चों, सुनो इस बात को ध्यान से। पहले आपको यह तो पता होना चाहिए ना प्रासरण दाब क्या होता है। एक बार मैं बता देता हूं आपको प्रासरण दाब क्या होता है। अपन ने देखो डायग्राम बनाया था, इधर बनाया था निम्न सांद्रता का विलियन, उधर उच्च सांद्रता का विलियन। और अपन ने बोला था जब उच्च सांद्रता के विलियन के ऊपर अगर अपन कोई बाह्य दाब लगाते हैं और उस बाह्य दाब से क्या होता है कि विलायक के अणु के प्रवाह को वो क्या कर देता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक देता है तथा तल के अंदर साम्य अवस्था स्थापित करता है, यानी साम्य स्थापित करता है। वहीं क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। पढ़ी थी ये बातें। अब उसी के आधार पर है ना ये विलियन के प्रकार देखते हैं, समपरासरी, अतिपरासरी, अल्पपरासरी। तो उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं समपरासरी विलियन कौन सा होता है। सुनना इस बात को, समपरासरी विलियन कौन सा होता है। तो देखो कि वे दो विलियन, क्या बोल रहा हूं, देखो वे दो विलियन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के पश्चात वो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देते हैं। क्या बोल रहा हूं कि वे दो विलियन, यानी सीधा लिख रहा हूं मैं, दो विलियन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली से, क्या अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने के पश्चात विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देते हैं। के प्रवाह को रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलियन कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनना इस बात को, परिभाषा क्या, कि वे दो विलियन जिनको अपन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के पश्चात वो विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देते हैं, जाने ही नहीं देते, क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलियन कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हो कि ऐसा विलियन जिसमें प्रासरण दाब क्या होता है, दोनों विलियनों का समान होता है, वह क्या कहलाता है, समपरासरी विलियन। अब देखो एक बात समझना, मैं ये एक बीकर लेता हूं, क्या लेता हूं, एक बीकर लिया मैंने, इसमें 2 पार्ट कर दिए मैंने। समझो इस बात को, एक बार ध्यान से समझो। मैंने 2 बीकर लिए और एक बीकर के 2 पार्ट कर दिए। क्या, एक बीकर लिया और इस बीकर के 2 पार्ट कर दिए मैंने, मतलब बीच में कुछ लगा दिया। सोचो ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली ही लगा दी। सोच, मानो क्या लगा दी, अर्धपारगम्य। अब क्या हुआ, समपरासरी का मतलब दोनों की प्रासरणता, मतलब दोनों का प्रासरण दाब क्या है, समान है। और यहां पर अगर प्रासरण दाब समान है तो अरे आप यहां से कोई उठाओ मॉलिक्यूल, या यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, इनकी मोलर सांद्रताएं होंगी वो हर जगह समान होंगी। क्या होंगी, इनकी मोलर सांद्रताएं हर जगह समान होंगी। तो आया समझ में समपरासरी विलियन। क्या बताया, ध्यान से सुनो, कि वे दो विलियन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के पश्चात विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देते हैं, समपरासरी विलियन कहलाता है। और इनका प्रासरण दाब होता है दोनों विलियनों का वो बराबर होता है। ये बात आ गई। अब आता है अतिपरासरी। अब देखो अतिपरासरी विलियन क्या होता है। अतिपरासरी विलियन को अपन कैसे समझेंगे, तो देखो ध्यान देना, 2, सुनना इस बात को, क्या बोल रहा हूं, 2 भिन्न परासरण दाब वाले विलियनों में
वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है। क्या? अधिक होता है किसकी अपेक्षा? द्वितीय विलयन की अपेक्षा। क्या कहलाता है? कहलाता है अति पराशरी विलयन। अरे नाम से ही पता चल रहा है, अति 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 का मतलब ज्यादा। तो क्या समझे इस परिभाषा को कि दो भिन्न प्रासरण दाब वाला विलयन है, दो अपने पास भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयन है, उसमें एक विलयन का प्रासरण दाब ज्यादा है दूसरे की अपेक्षा, वह क्या कहलाएगा? जिसका दाब ज्यादा है वह क्या कहलाएगा? अति पराशरी विलयन कहलाएगा। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट है अल्प पराशरी। इसकी परिभाषा क्या बोलोगे? इसी में बता देता हूं कि दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसके प्रासरण दाब का मान कम होता है द्वितीय की अपेक्षा, वह क्या कहलाता है? अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। तो ये पॉइंट आया समझ में? तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके सीधा पुटअप हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपको या तो कभी ऐसे पूछ सकता है समपराशरी विलयन की परिभाषा बोलो, या आपको पूछ सकता है कि अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन में अंतर बताओ। तो आप क्या बोलोगे? समपराशरी तो क्या होता है कि दो विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के पश्चात विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोक देते हैं, क्या कहलाते हैं? समपराशरी। अति पराशरी में क्या बोलोगे? दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब ज्यादा होता है, क्या कहलाता है? किसकी अपेक्षा? द्वितीय की अपेक्षा, अति पराशरी। और इसकी क्या बोलोगे? दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब कम होता है, क्या कहलाता है? अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? परिभाषा इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का। ठीक है, अब अपन इस प्रासरण दाब पे क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना, तो अपन करते हैं अभी उसका एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो, 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समपराशरी है। यौगिक ए का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला था आपको?
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है। अपने को देखो पराशरी, सम पराशरी मतलब प्रासरण दाब से रिलेटेड है, और अपने को पता है प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, पाई बराबर डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी। होता है कि नहीं होता? होता है। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी जब भी आप क्वेश्चन करो तो देखो कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, क्या पूछ रहा है। अपने को यूरिया दे दी, यौगिक ए दे दिया, और इसके 12% विलयन का समपराशरी है। अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? तो इसका सॉल्यूशन देखो। अपन पहले पता है समपराशरी क्या होता है, जिनका प्रासरण दाब समान होता है, समपराशरी होता है। अब इस यूरिया का एक प्रासरण दाब निकाल लो, इस यौगिक का प्रासरण दाब निकाल लो, और दोनों को बराबर कर दो, और फिर इसका मान आ जाएगा। कैसे? जैसे पहले अपन बात करें यूरिया की, किसकी बात करें? यूरिया की। अब देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2 होता है। अब देखो अपन अपने फॉर्मूले में चलते हैं। अपने को मान किसका, WB दे रखा है, 4% का मतलब क्या है यहाँ पे, 4 ग्राम। अपन अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये चर्चा अपने पहले द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो अब अपन ने देखा था कि 4% या 25% को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये बातें होने के बाद अपन क्या करते हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं कि अपने को यूरिया दे रखा है, यूरिया दे रखा है कितना, 4%। उसका अपन पहले प्रासरण दाब निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले यूरिया का निकालते हैं, तो इसमें निकाला। अब बात करते हैं WB की, तो बात हो गई। अब MB निकालते हैं, और MB निकालने के लिए क्या करेंगे, MB का मतलब क्या है, विलेय का अणुभार। अब ये विलेय कौन है, यूरिया। अब इस यूरिया का अणुभार कितना है, देखो 14 दूनी 28, और ये कितना हो गया, 12 और 16, तो ये टोटल कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल। कितना आया, 60 ग्राम पर मोल। अब अपने को निकालना है पाई। अब पहले अपन किसका निकाल लिया, यूरिया का, तो मैं इसको नाम दे देता हूं पाई 1। तो क्या आ जाएगा, WB क्या है, WB विलेय का भार कितना, 4 ग्राम इंटू R इंटू टी। बता देता हूं यहां पे R गैस नियतांक है, T परम ताप, V विलयन का आयतन। ठीक है। और अब अगली बात आती है अपना यहां पे क्या, MB कितना है, 60 ग्राम पर मोल इंटू V। ये तो निकला क्या, अपना पाई 1। अब अपने को क्या निकालना है, पाई 2। और पाई 2 कैसे निकालेंगे, देखो वही काम करना है। क्या है, यौगिक ए के, क्या कार्बनिक यौगिक, क्या है अपने पास, कार्बनिक यौगिक ए के 12%। अब 12% के लिए निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, WB निकालेंगे पहले। 12 का मतलब 12 ग्राम। MB, अरे सर MB तो हमें पूछा है, यौगिक A का अणुभार MB का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यौगिक A का जो अणुभार है वह हो जाएगा, वो हमें पूछा है। अब अपने इसका प्रासरण दाब निकालेंगे, और प्रासरण दाब को लिखेंगे पाई 2 से, इसका पाई 1, इसका पाई 2। तो क्या लिख देंगे, 12 ग्राम इंटू R इंटू टी अपॉन क्या आ जाएगा, MB इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, V। क्या आ जाएगा, V। अब देखो क्या करना है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। क्या दे दिया नाम, समपराशरी, मतलब इसका प्रासरण दाब, इसका प्रासरण दाब, दोनों का प्रासरण दाब क्या है, बराबर। समपराशरी का मतलब बराबर। तो क्या होगा, पाई 1 बराबर पाई 2। तो कर दो यहां पर 4 ग्राम इंटू R इंटू टी अपॉन 60 ग्राम इंटू V हो गया बराबर।
12 ग्राम, ग्राम पर मोल आएगा ना यहाँ पर, इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम पर मोल, अपो इंटू आर इंटू टी अपॉन एम बी इंटू वी। ये अपने को निकालना था, ये अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ये तो आपस में कैंसिल आउट, आर टी वी कैंसिल आउट। अब बचा क्या, एम बी बराबर 60 ग्राम पर मोल इंटू 12 ग्राम अपॉन कितना, 4 ग्राम। तो ये इससे कैंसिल होगा तब कितना आ जाएगा, 4 ये 12 है, तो ये कितना आ गया, एम बी बराबर कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल आ गया आंसर अपना। कैसे किया ये सर आपने, तो सुनो एक बार वापस बता देता हूं। अपने को जब भी क्वेश्चन करना है ना, पहले देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4% यूरिया एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समप्रासरीय, मतलब उन दोनों का प्रासरण दाब समान है, बराबर है। अणुभार ज्ञात करना किसका, कार्बनिक यौगिक A का, तो MB तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन ना फॉर्मूला क्या होता है प्रासरण दाब का, WB इंटू आर इंटू टी अपॉन MB इंटू वी। अब देखो यूरिया, यूरिया के लिए पहले अपन देखते हैं इसका WB क्या है, WB अपने को दे रखा 4% मतलब 4 ग्राम। अपने को इसका अणुभार पता है 60 ग्राम पर मोल होता है, ये इसको फॉर्मूले में रखा। फिर A का 12 ग्राम और ये MB हमें निकालना है, फिर अपने को इसको बराबर किया, बराबर करने के बाद ये कैंसिल आउट हुए और ये आ गए। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, सबको आया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह अपना पॉइंट आता है असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या, असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये सर असामान्य आणविक द्रव्यमान होता क्या है, तो इसको ध्यान से सुनना, असामान्य आणविक द्रव्यमान को। तो देखो असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब देखो ध्यान दो एक बार, क्या पॉइंट है क्या नहीं है, सुनना मेरी बात। अपन पढ़ते हैं अणु संख्या गुणधर्म पढ़े, अपन ने 4 अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं, और उन अणु संख्या गुणधर्म में अपन क्या निकालते हैं, विलय का अणुभार ही तो निकालते हैं, अरे निकालते हैं ना। और वो विलय का अणुभार निकालते हैं उस अणु संख्या गुणधर्म में, तो अपन क्या करते हैं, वो गणना हमें कब सही प्राप्त होती है, अरे सर वो गणना तो हमें तभी तो प्राप्त होती है। देखो याद करो, अपन हर अणु संख्या गुणधर्म में एक पॉइंट लिखते हैं, यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो। लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है सर। तो सुनो, जब अपने असामान्य आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं ना, तब हमें जो विलय के अणुभार निकालते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान से या अणु संख्या गुणधर्म से, तब उनकी हमें सही गणना कब प्राप्त होती है। पहला पॉइंट होता है यदि विलयन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, तनु विलयन। सेकंड क्या होना चाहिए, विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, राउल्ट नियम का पालन। और थर्ड क्या होना चाहिए, न तो विलयन का संगुणन हो और न वियोजन हो, यानी आयनन हो। अब इस बात को कैसे समझे सर हमें, तो इस विलयन के संगुणन व वियोजन का मतलब क्या है, कि संगुणन का मतलब तो जुड़ना, वियोजन का मतलब एक तरह से पूरी तरह से टूट जाना। तो ये क्या हो गया कि अणु असामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अपन जब भी कोई भी अणु संख्या गुणधर्म ज्ञात करते हैं और उस अणु संख्या गुणधर्म में अपन विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं, तो उसकी सही गणना हमें कब प्राप्त होती है, या तो यदि विलयन तनु होना चाहिए, वो राउल्ट के नियम की पालना करनी चाहिए, और उसका न तो संगुणन होना चाहिए और न ही वियोजन होना चाहिए। ये बात थी नॉर्मल सी। लेकिन अब जो बात सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना उस बात पे। देखो अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें, क्या असामान्य आणविक द्रव्यमान की परिभाषा की बात करें, तो इस परिभाषा में आप क्या बोलोगे, तो देखना, अगर अपन यदि किसी विलय के अंदर किसी विलय को मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम इजी सी परिभाषा है, क्या बोल रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। यदि किसी विलय के अंदर
विलेप को मिलाया जाता है यानी विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका संगुणन भी हो सकता है और उसका वियोजन भी हो सकता है, जिससे उसके अणुओं की संख्या में कमी भी हो सकती है या उसके अणुओं की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। अगर आयनन हुआ, क्या बोल रहा हूं, अगर आयनन हुआ यानी वियोजन हुआ तो उसकी अणुओं की संख्या में कमी, और अगर संगुणन हो गया तो वृद्धि। तो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, अगर किसी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका आयनन भी हो सकता है, उसका संगुणन भी हो सकता है, जिसके कारण उसके अंदर अणुओं की संख्या के अंदर कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। इस कारण से विलयनों की संख्या में कमी होने के कारण जो विलेय होता है उसके अणुभार में भी परिवर्तन आ जाता है। जो वास्तविक जो अणुभार होता है और जो अपने को प्राप्त अणुभार होता है वो दोनों का मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाता है। क्या, वास्तविक अणुभार से हमें मान भिन्न प्राप्त हो जाता है, और जब वास्तविक अणुभार से मान भिन्न प्राप्त हो जाता है उसे ही अपने असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। एक बार दोबारा करवा देता हूँ, ध्यान से देना, एक बार साथ साथ रिवाइज करो खुद से। क्या कि जब किसी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो उसमें या आयनन भी हो सकता है और उसमें संगुणन भी हो सकता है, जिस वजह से उसकी कणों की संख्या यानी उसके आयनों की संख्या में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, जिस वजह से उनके अंदर क्या होगा, मतलब देखो कमी और वृद्धि हो गई। अब कमी और वृद्धि होने के कारण जो उनका जो अणुभार था, विलेय का अणुभार यानी विलयन के कणों की संख्या में भी कमी या वृद्धि होगी यानी परिवर्तन आ जाएगा, जिससे उसके अणुभार में भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएगा, मतलब वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त हो जाएगा, और वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होने की क्रिया क्या कहलाएगी, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाएगी। अब देखो एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको, दो एग्जाम्पल बताऊंगा, एक बताएंगे अपन आयनन का यानी वियोजन का, एक बताएंगे संगुणन का। पहला एग्जाम्पल होगा अपना आयनन का, और इस आयनन के एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे अपन, देखो इस आयनन के एग्जाम्पल में सीधी सी बात है, देखना ध्यान देना, अपने पास तीन है NaCl, CaCl2 और K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखो जब इनको अपन किसी जल के अंदर घोलते हैं, तीनों को क्या घोलते हैं, जल में, और जब इनको जल में घोला जाता है तो इनका 100% आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है, 100% आयनन हो जाता है, और 100% आयनन होने का मतलब वियोजन, मतलब टूट जाते हैं, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ध्यान देना पॉइंट पे, आयनन पढ़ रहे हैं, आयनन का मतलब क्या होता है, टूटना, वियोजित होना, अपने पूर्णतः आयनों में वियोजित होना। कैसे, सुनना इस बात को, अपने पास तीन कंपाउंड है NaCl, CaCl2, K4FeCN6, जब इसको अपन जल में घोलेंगे ना तो इसका 100% आयनन प्राप्त हो जाता है, और 100% आयनन होगा जैसे ही तो इस NaCl से तो हमें 2 अणु प्राप्त होंगे, यानी 2 आयन मान लो, 2 आयन प्राप्त होंगे, CaCl2 से 3 आयन प्राप्त होंगे, और K4FeCN से 5 आयन प्राप्त होंगे। कैसे सर, 1 और 2, 2 और 1 3, 4 और 1 पूरा कॉम्प्लेक्स है, कितना हो गया 5, ठीक है। यह बात सबको समझ में आ गई। अब देखो अपन ने 4 अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं, और चारों अणुसंख्य गुणधर्म निकालो, फटाफट निकालो, और उसमें देखो क्या कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो भी निकाला है ना वो उसके अणुभार है ना, विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब ये व्युत्क्रमानुपाती होगा ना तो उसके जो आयनन होगा वो 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/5 हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, इसका 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/5 द्रव्यमान हमें कम प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, आयनन होगा तो क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो ये बात समझ में आई। देखो दोबारा बता देता हूं, आयनन का मतलब टूटना, और जब अपन इन तीनों को जल में डालेंगे तो ये 100% आयनित हो जाएंगे, 2 आयनों में, 3 में, 5 में, और अपन पढ़ते हैं ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अणुभार, विलय का अणुभार अणुसंख्या गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे क्या होगा, यह आयनन हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, 1/2, 1/3 और 1/5 हमें वास्तविक अणुभार से कम प्राप्त होता है। तो हो गई बात, भिन्न प्राप्त हो गया, मतलब वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त हो गया। तो पहला एग्जाम्पल तो ये था अपना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर संगुणन का आ जाए, क्या आ जाए, संगुणन का। अब ये सर संगुणन क्या, तो इसमें देखो आप एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखो तो इसमें अपन लेते हैं एग्जाम्पल, अगर अपन एसिटिक एसिड के, क्या बोल रहा हूं, अगर अपन एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लें, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, अगर अपन एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लेते हैं और इसको बेंजीन के विलायक में घोल देते हैं, किसमें, बेंजीन विलायक में घोल देते हैं, तो क्या होगा। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, अणुभार कितना होता है, बताओ बताओ। देखो कार्बन का 12, 12 दूनी 24, 24 प्लस 32, 32 प्लस 4 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल हो गया। कितना हो गया, 60 ग्राम पर मोल। अरे जोड़ लेना इनको, 32 और 12, 24 और 4, तो कितना हो गया, 56 और 4 60 हो गया। ठीक है। अब देखो जब अपन संगुणन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, संगुणन, मतलब जुड़ रहा है ये। और जब आप ना फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अरे बेंजोइक अम्ल को जब आप बेंजीन के विलायक के अंदर डालोगे ना, तो ये क्या करेंगे, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा अपना द्विलक बना लेंगे। और वो द्विलक कैसे बनाएंगे, वो देखो, ये CH3, ये C, ये O, ये H, ये O, इधर हो गए ये CH3, ये O, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये O, ये H, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया इस प्रकार से। ये तो इसके साथ और ये बनाया इसके साथ, तो बॉन्ड बनाया, ये बन गया द्विलक। और जब ये द्विलक बन गया, क्या बन गया, जब ये द्विलक बन गया, तो इसका जो मोलिकुलर वेट था, मतलब पहले एक अणु का मोलिकुलर वेट कितना, 60, और जब 2 बन गए तो उनका कितना, अरे उनका 120 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो हो गया ना चेंज, हो गया ना अलग, मिल गया ना असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो बात आई समझ में। तो अपन ने पढ़ा असामान्य आणविक द्रव्यमान, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, ध्यान देना बस। क्या बोला कि अपन असामान्य आणविक द्रव्यमान में पढ़ते हैं कि कोई भी अपन अणुसंख्यक गुणधर्म निकालते हैं, तो उसके अंदर अपन विलय के अणुभार की गणना करते हैं। और उस विलय के अणुभार की गणना के लिए सही प्राप्त कब होती है, जब विलयन तनु होना चाहिए, ना तो उसका संगुणन, ना वियोजन, और राउल्ट के नियम का पालन होना चाहिए। 3 पॉइंट पे। अब ये होता क्या है कि जब अपन किसी विलायक के अंदर विलय पदार्थ को डालते हैं, तो या तो उसका संगुणन हो सकता है या वियोजन हो सकता है, जिसके उसके अणुओं की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है, जिससे विलयन के कणों की संख्या में वृद्धि और कमी से क्या होता है, विलय का जो अणुभार होता है वो वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। यही क्या करता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब असामान्य आणविक द्रव्यमान में अपन ने 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक संगुणन का, एक वियोजन का। वियोजन में अपन ने क्या पढ़ा, यानी आयनन। आयनन में अपन ने पढ़ा कि अगर 3 एग्जाम्पल लिए थे, उनका 100% आयनन हो जाता है और उनसे वो कम प्राप्त होता है, और यहाँ पे उसका ज्यादा प्राप्त होता है, यानी 2 गुना प्राप्त होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे आप और उसको आप बेंजीन विलायक में डालोगे, तो उसका जो अणुभार होगा वो जितना था उससे 2 गुना प्राप्त हो जाता है। अगर आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।